Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 23rd and 24th of June 2024. तो आज हम 23 और 24 जून 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे, कुछ इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड हम बेसिकली समाचार देखेंगे, इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई अपॉइंटमेंट या कोई एमओयू साइन किया गया है, कोई कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई है या किसी कंट्री से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई न्यूज है तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, कुछ राष्ट्रीय समाचार हम देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है उससे रिलेटेड अगर न्यूज बनती है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है तो वो राज्य समाचार में हम कवर करेंगे। बैंकिंग और वित्तीय समाचार हम कवर करेंगे, उसके साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, रिसेंटली स्पोर्ट्स इवेंट्स, खेल समाचार जो भी रिसेंटली न्यूज में रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, रिसेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से नियुक्तियां और इस्तीफे से रिलेटेड समाचार हम कवर करेंगे। रैंक एंड रिपोर्ट समाचार हम कवर करेंगे, उसके साथ साथ हम अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, पुरस्कारों, मान्यताओं से रिलेटेड कुछ समाचार बनते हैं तो वो कवर करेंगे, और लास्ट में हम कवर करेंगे सारांश और समरी ऑफ टुडेज लेक्चर कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हमारी इंटरनेशनल न्यूज। तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पर लिस्ट जारी करती है उन स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए जो अभी एंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में है। तो अभी IUCN ने अपनी रेड लिस्ट जारी की है ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज, जिसमें बताया गया है कि जो आइबेरियन लाइनेक्स है उसका स्टेटस अब वल्नरेबल से एंडेंजर्ड हो गया है। तो पहले ये संकटग्रस्त प्रजाति में IUCN ने इसे डेटा में डाला हुआ था रेड लिस्ट के अंदर। अब IUCN ने इसे बदलकर किस में कर दिया है, असुरक्षित डेटा में या रेड लिस्ट के अंदर असुरक्षित में कर दिया है। तो देखते हैं क्या क्या बन सकता है यहाँ से। तो सबसे पहले IUCN रेड लिस्ट में इबेरियन लिंक्स की संरक्षण स्थिति संकटग्रस्त से सुधरकर असुरक्षित हो गई है। तो पहले जो संकटग्रस्त थी वो अभी असुरक्षित हो गई है। इबेरियन लिंक की जनगणना 2001 में 62 वयस्क व्यक्तियों से बढ़कर 2022 में लगभग 648 हो गई है। 2010 से पुर्तगाल और स्पेन के हिस्सों में 400 से अधिक लिंक्स को पुनः प्रस्तुत किया गया है। उसके साथ साथ जो संरक्षण प्रयास हैं उसमें भी आवास पुनर्स्थान, मानव जनित मौतों को कम करना और प्रजनन कार्यक्रम के माध्यम से आनुवांशिक विविधता का विकास हुआ है। सो यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने। एक तो IUCN की रेड लिस्ट के अंदर किस कैटेगरी में आती है इबेरियन लिंक्स, तो पहले संकटग्रस्त कैटेगरी में आती थी, वल्नरेबल में आती थी, और अभी किस में कर दिया है, स्टेटस टू वल्नरेबल फ्रॉम एंडेंजर्ड, तो एंडेंजर्ड से वल्नरेबल में शिफ्ट कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। सो अभी क्या किया है, भारत और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मीटिंग हुई थी 22 जून को, नई दिल्ली में बैठक हुई थी जिसमें भारत बांग्लादेश नागरिकों के लिए ई चिकित्सा, बेसिकली जो वीजा है उसकी सुविधा शुरू करेगा। तो यह पहल बांग्लादेश नागरिकों के लिए भारत में चिकित्सा उपचार को सुगम बनाने का उद्देश्य रखती है। रंगपुर बांग्लादेश में नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को सेवाएं प्रदान करेगा। इस कदम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार करने होने की भी उम्मीद है। तो ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी किसने स्टार्ट की है, भारत सरकार ने स्टार्ट की है। किस कंट्री के नागरिकों के लिए, बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। क्लियर? नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। सो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से न्यूज है, यूनियन कैबिनेट से न्यूज है, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023।
सो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, इससे पहले भी टेलीग्राफ एक्ट 1885 के नाम से जाना जाता था। उससे पहले, उसके बाद वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट आया 1933 में, और उसके बाद आजादी के बाद टेलीग्राफ वायरलेस एक्ट आया जिसको 1950 में लाया गया था। तो अभी भारत सरकार ने 21 जून 2024 को घोषणा की कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के विशिष्ट प्रावधान 26 जून 2024 से भारत में लागू होंगे। प्रमुख विशेषताएं अगर हम इसकी बात करें तो प्रमुख विशेषताओं में दूरसंचार सेवाओं के लिए अनिवार्य सरकारी प्राधिकरण, नीलामी द्वारा स्पेक्ट्रम आवंटन शामिल है, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य निर्देश उपयोगों के लिए अवसाद के साथ भी इसमें बेसिकली बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया है। यह अधिनियम निर्दिष्ट आधारों पर दूरसंचार की अवरोधन की अनुमति भी देता है, और ट्राई अधिनियम 1997 टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो अधिनियम है जो 1997 में आया था, उसमें संशोधन करने और डिजिटल भारत निधि कोष स्थापित करने के प्रावधान भी इस बेसिकली दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंदर शामिल है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज। तो अभी हम सबको पता है हमारे 3 नए न्यू लॉज लाए गए हैं। तो हमारा पहले आईपीसी चलता था, इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इन तीनों को रिप्लेस किया गया है और इनकी जगह पे 3 नए कानून लाए गए हैं। कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट 2023। सो अभी ये जो 3 कानून लाए गए हैं, इन तीनों को भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को रिप्लेस करके लाया गया है। तो अब न्यूज क्या बन रही है? यहाँ से न्यूज बन रही है कि ये जो तीनों न्यू लॉज आए हैं, 3 नए भारतीय कानून, न्याय संहिता कानून आए हैं, इनको 1 जुलाई 2024 से प्रभावी किया जाएगा। क्लियर? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2019 तक 2200 करोड़ रुपए के अधिक के बजट के साथ राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। तो 5 साल के लिए क्या यहाँ पे फोरेंसिक साइंस में बेसिकली बढ़ाने के लिए, फोरेंसिक साइंस को ह्यूमन स्किल्स, मैन पावर बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी इंक्रीज करने के लिए सरकार ने 5 साल के लिए 2200 करोड़ रुपए का नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम के लिए बजट तैयार किया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज। तो अभी केंद्र सरकार ने नीट और नेट विवाद के बीच एंटी पेपर लीक कानून को अधिसूचित किया है। तो बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं वो लीक होते हैं, तो उसी को और स्ट्रिक्ट करने के लिए 21 जून 2024 से नीट और यूजीसी एग्जाम्स के लिए एंटी पेपर लीक कानून लाया गया है, जिसमें 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माना जैसे कठोर दंड शामिल है। इस उपाय का या दिस मेजरमेंट्स टू कर्ब माल प्रैक्टिस एंड इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अनियमितताओं को रोकना और प्रतियोगी परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना। कानून शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। क्लियर? तो याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव किए गए हैं, जिसके लिए मिनिमम सजा कितनी होगी? 10 साल की, और फाइन कितना होगा? 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज। तो स्टेट न्यूज में अगर मैं बात करूं तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश में एक पौधे की नई प्रजाति को खोजा गया है। ये पेट्रोकोशमिया वंश की या पेट्रोकोशमिया जो स्पीसीज है उसकी दूसरी प्रजाति है, जो जेरिसरिया बेसिकली परिवार से संबंध रखती है। तो इस प्रजाति का नाम क्या है? पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेस। तो नाम याद रखना है, पेट्रोकोसिया अरुणाचलेस क्या है? एक पौधे की नई प्रजाति है जिसको अरुणाचल प्रदेश में भी खोजा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता और चल रहे संरक्षण प्रयोगों के महत्व को यह खोज रेखांकित करती है। इसको जो डेवलप किया है या इसको इस रिसर्च को जो डिटेल में बेसिकली पब्लिश किया है वो नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी के थ्रू पब्लिश किया गया है या प्रकाशित किया गया है। डन? ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो अ स्टेट न्यूज। तो कोझिकोडे। तो अभी कोझिकोडे को भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर डिक्लेयर किया गया है। तो हम सबको पता है यूनेस्को की जो 46वीं मीटिंग है वो पहली बार भारत में कंडक्ट कराई गई है। तो 23 जून 2024 को कोझिकोड को भारत के पहले यूनेस्को साहित्य शहर के रूप में मान्यता मिली है। इस प्रतिष्ठित उपाधि से शहर की समृद्धि, साहित्य, विकास और सांस्कृतिक महत्व उजागर होते हैं।
कोझिकोडे में पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। यह शहर और इसकी साहित्यिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। तो याद रखना, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सा बनाया गया है? कोझिकोड को बनाया गया है। डन, ओके। सो अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज देखी। नेक्स्ट है हमारी बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज, बैंक से रिलेटेड है। तो भारत पे इन्वेस्ट इंडिया ने ओडीओपी, व्हाट इज ओडीओपी? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए सहयोग किया है। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में यह कॉपरेशन हुआ है प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए थ्रू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? फर्स्ट इज भारत पे एंड सेकंड इज इन्वेस्ट इंडिया। सो साझेदारी में डिजिटल भुगतान और साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम शामिल है। कार्यक्रम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हितकारों को भारत पे क्यूआर और पीओएस उपकरण प्रदान करेगा और उन्हें छोटे टिकट ऋण प्राप्त करने के बारे में भी शिक्षित करेगा। यह पहल हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों के विभिन्न जिलों को भी कवर करेगी। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, भारत पे इन्वेस्ट इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए आपस में समझौता किया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो मिराए एसेट्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया ने भारत का पहला ईवी ईटीएफ, तो ये भारत का पहला है ईवी ईटीएफ, मिरा एसेंट निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमेटिव ईटीएफ लॉन्च किया है। सो दो चीजें हैं यहाँ पर, फर्स्ट इज मिराज एसेट्स निफ्टी ईएफ एंड सेकंड है न्यू एज ऑटोमेटिव ईटीएफ। ये किसने लॉन्च किया है? मिराज एसेट्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने। तो ईटीएफ का मुख्य उद्देश्य ऑटोमोटिव क्षेत्र है उनकी प्रमुख कंपनियों में निवेश करके दीर्घकालीन पूंजी प्रशंसा प्रदान करना है। नया फंड ऑफर 24 जून 2024 से 5 जुलाई 2024 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा, जिसमें न्यूनतम प्रारंभिक निवेश यानी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो कितने रुपए से स्टार्ट होगा? 5,000 रुपए से स्टार्ट होगा। इस योजना का प्रबंधन फंड मैनेजर्स एकता गाला और अक्षय उदेशी द्वारा किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो यूएनसीटीएड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की गई है 2024 के लिए, जिसमें बताया गया है कि भारत का जो एफडीआई है 2023 में वो 43% डिक्रीज हुआ है एंड ड्रॉप टू 15th स्पोर्ट्स इन एफडीआई रैंकिंग। और भारत को कितनी रैंकिंग मिली है? 15वीं रैंकिंग मिली है एफडीआई के अंदर। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसे हम यूएनसीटीडीए के नाम से जानते हैं, उसने 2024 विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रभाव 2023 में गिरकर 43% कम हो गया है। 2022 में ये 49 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 2023 में 28 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो 2022 में जब ये 49 अरब अमेरिकी डॉलर था, उस टाइम पे भारत की अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रैंक की बात करें तो 8 रैंक थी, और अभी भारत की 2023 में रैंक गिरकर वर्ल्ड वाइड कितनी हो गई है? 15वीं हो गई है। भारत में एफडीआई बहिवार्य के लिए रैंक 2022 में 23वें स्थान से सुधरकर 2023 में 20वें स्थान पर आ गई है। तो एफडीआई आउटफ्लो इंप्रूवमेंट की बात करें तो 23 में सुधरी है, बट एफडीआई इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो 2023 में भारत की रैंक कम हुई है। क्लियर? यूएनसीटीए की बात करें तो इसका काम है बेसिकली प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड। तो जो वैश्विक व्यापार है उसमें विकासशील देशों के हित को बढ़ाना है। इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो अभी जीएसटी के लिए 53वीं जीएसटी काउंसिल बैठक का अवलोकन किया गया। तो जीएसटी काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं। तो ये मीटिंग किसकी अध्यक्षता में की गई है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली में की गई। मुख्य उपस्थित लोगों में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री और बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय एवं राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्र को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण वित्तीय और कराधान मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। तो जीएसटी की कौन सी काउंसिल कंडक्ट की गई है? 53rd
कहां पर? न्यू दिल्ली में। किसकी लीडरशिप में? अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रीमती निर्मला सीतारमन जी इन न्यू दिल्ली। हु इज निर्मला सीतारमन? यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस से है, सेम न्यूज है। यूएनसीटीएडी की जो अभी हमने पढ़ी है एफडीआई को लेके कि भारत का एफडीआई 2022 के कंपैरिजन में 43% कम हुआ है, 43% कम हुआ है। क्लियर? तो सेम न्यूज है जो अभी रिसेंटली हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो यहां पर भी एक पार्टनरशिप की बात चल रही है डाहा और एनडीडीबी की। तो व्हाट इज डीएएचडी? तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने साइन किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बाय कॉन्टिनेंटल फैसिलिटी अपग्रेड की जाएंगी और रिपेयर वर्कर्स पर मरम्मत कार्यों पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो पशुपालन और डेयरी विभाग ने चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान में बायो कंटेनमेंट सुविधा को उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना का अनुमानित बजट 160 करोड़ रुपए और इसे 20 महीने के भीतर पूरा करने की योजना है। उद्देश्य में बढ़ती प्रौद्योगिकी और सुरक्षा मानकों का अनुपालन और जैव प्रौद्योगिकी विभाग से प्रमाणन प्राप्त करना शामिल है। उसके साथ साथ बात करें सीसीएस एनएआईएच पशु चिकित्सक टीकों और निदान की गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय सुविधा भी है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है डीएएचडी और एनडीडीबी विच इज डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। भारत 6G अलायंस। तो भारत 6G अलायंस ने 6GIA यूरोप और ओलू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी फिनलैंड के 6G फ्लैगशिप के साथ 6G नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सो दो ऑर्गेनाइजेशन आ गई यहाँ पर, भारत 6G अलायंस और उसके साथ 6GIA ऑफ यूरोप एंड 6G फ्लैगशिप ऑफ योलो यूनिवर्सिटी फिनलैंड। इन्होंने 6G इनोवेशंस के लिए ताकि कंट्रीज में 6G को बढ़ाया जा सके उसके लिए एमओयू साइन किया है। ईयू और भारतीय अनुसंधान एवं विकास कंपनी शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों को 6G प्रौद्योगिकी में प्रयासों को संरेखित करने के लिए समझौता ज्ञापन जोड़ेगा। यह संयुक्त अनुसंधान पहलों 6G प्रौद्योगिकी के पायलटों और 6G प्रौद्योगिकी विकास पर सहयोग को बढ़ावा देगा। दूरसंचार विभाग पहले से 6G पर त्वरित अनुसंधान पर 470 प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है। क्लियर? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी लॉन्च भारत 6G अलायंस। नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो अभी क्या है, जो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है वहां पर फ्रेश वाटर डायमेट्स जीनस को डिस्कवर किया गया है इंडिकोमियो के थ्रू। तो अघारक अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने गोम्फोनोमैटिक परिवार के भीतर इंडिकोनिमा नामक एक नई वंश की खोज की है। ये क्या है? बेसिकली मीठे पानी की डाइटम प्रजाति हैं जो हमारे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पर पाई गई हैं। इंडोकोनिमा को अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में पाए जाने वाले अफ्रोसी मेबा का बहन माना जाता है या उनसे उसी जनरेशन से इन्हें कनेक्ट किया जाता है। डाइटमस वैश्विक ऑक्सीजन उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण और जलीय स्वास्थ्य के उत्कर्ष संकेत देता है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। उड़ीसा गवर्नमेंट एक्सटेंडेड हॉकी इंडिया स्पॉन्सरशिप टिल 2036। तो उड़ीसा सरकार ने क्या किया है? हॉकी इंडिया प्रायोजन को 2036 तक बढ़ाया है। तो अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की है जो 2036 तक चलेगा। उड़ीसा ने 1936 में एक अलग राज्य के रूप में गठन के 100 वर्षों की समाप्ति को यह विस्तार चिन्हित किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राज्य मंत्री सूर्यवंशी सूरज के बीच उच्च स्तरीय बैठक के दौरान साझेदारी को मंजूर किया गया। उड़ीसा सरकार 2018 से राष्ट्रीय पुरुष और महिला टीम का प्रायोजन कर रही है और 2036 तक ये करेगी। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। मैक्स वेटसरपन जिन्होंने अभी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। तो ग्रैंड प्रिक्स से हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो अभी मैक्स वेटसरपन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। उनकी जीत ने फॉर्मूला 1 ड्राइवर चैंपियनशिप में उनकी शीर्ष स्थिति को और मजबूत कर दिया। दौड़ को कौशल और रणनीति के रोमांच प्रदर्शन द्वारा चिन्हित किया गया था। वेटसरपन का प्रदर्शन प्रशंसकों और आलोचकों दोनों को प्रभावित करता रहता है। तो याद रखना है वेटसरपन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 2024। तो यहां पे भी आप करेक्ट कर सकते हैं।
दिस इज आवर हेडलाइन, विश्व वर्षावन दिवस 2024। तो अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे हर साल हम 22 जून को मनाते हैं। 22 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य वर्षा वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण और सुरक्षा को प्रोत्साहित करना है। 2017 में पहली बार रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप द्वारा देखा गया। 2024 की अगर मैं विषय की बात करूं, तो इस बार का टाइटल है एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट। हमारे वर्षा वनों की रक्षा में दुनिया को सशक्त बनाना। वर्षा वनों की पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया गया है। तो याद रखना है, विश्व वर्षावन दिवस 2024 जो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024। तो हम सबको पता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को 1894 में स्टैब्लिश किया गया था, जो वर्ल्ड में ओलंपिक कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। तो उसी के संस्थापक दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 23 जून को हम मनाते हैं। इस बार के अगर हम विषय की बात करें, थीम की बात करें, तो चलो चलें और जश्न मनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम है। यह थीम सभी को सक्रिय रहने और आंदोलन की खुशी का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, ओलंपिक भावनाओं का जश्न मनाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024। नेक्स्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट डे न्यूज। तो 2024 में कूटनीतियों में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 जून को मनाया गया। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी। तो जो डिप्लोमेसी है, जो कूटनीतियां, उनमें महिलाओं के योगदान के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए, संबंधों को आकार देने के लिए ये दिन हर साल 24 जून को मनाया जाता है। यह वैश्विक कूटनीति में महिला राजनयिकों के योगदान को भी उजागर करता है। इस दिन के पालन करने का उद्देश्य अधिक महिलाओं को कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी में अपना करियर चुन सकें और करियर परस्यू कर सकें। क्लियर? नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सब्सिडरी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके अभी 20 जून 2024 को सीएमडी अपॉइंट किया गया है मनोज जैन को। तो मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले बीईएल के निर्देशक के रूप में कार्य किया था और बेंगलुरु परिसर के निर्देशक का अतिरिक्त भार भी संभाला था। जैन अगस्त 1991 में बीईएल में शामिल हुए और डिजिटल मल्टीप्लेक्स और सैन्य स्विच सहित विभिन्न विकासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे भानु प्रकाश श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, जिन्होंने नवंबर 2022 में 19 जून 2024 तक सीएमडी के रूप में कार्य किया है। तो ही विल रिप्लेस भानु प्रकाश श्रीवास्तव। क्लियर? नेक्स्ट इज एमएलए सी अयन्ना प्रताडू इलेक्टेड स्पीकर ऑफ आंध्र प्रदेश असेंबली। तो आंध्र प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं। तो आंध्र प्रदेश असेंबली के जो अभी लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात कर रहे हैं, तो स्पीकर बनाए गए हैं वो 16वीं आंध्र प्रदेश असेंबली के, उन्हें तेलुगु देशम पार्टी के नरसीपटम को बनाया गया है। नरसीपटम विधायक सी अयन्ना पड्डू को बनाया गया है। उनका चुनाव निर्विरोध था, क्योंकि किसी अन्य विधायक ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया था। श्री अयन्ना का चुनाव विपक्षी की कमी के कारण एक औपचारिकता के रूप में देखा जा रहा है। उनसे राज्य की विधायिक कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भी उम्मीद है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट इज एनटीएडीजी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी अभी प्रदीप सिंह खरोला को अपॉइंट किया गया है। तो प्रदीप सिंह खरोला को एनटीएडीजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये 22 जून को उनके पद से, बेसिक सुबोध कुमार के पद से हटने के बाद इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। उनकी सेवाओं को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अनिवार्य प्रतीक्षा पर रखा गया था। प्रदीप सिंह खरोला अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक भारत व्यापार संवर्धन संगठन को एनटीएडीजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वे नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति या अगले आदेश तक इस पद को संभालेंगे। प्रदीप सिंह खोरा। नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से है। तो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसने अभी एएस के प्राइवेट वेल्थ हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया है, जिसमें बेसिकली 25 फ्यूचर यूनिकॉर्न को बाहर कर दिया गया है। तो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार रैपिडो,
क्रू, डंजो और पेपर बोट सहित 25 भविष्य के यूनिकॉर्न को सूची से हटाया गया है। भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में वित्त पोषण की बाधाओं और मूल्यांकन सुधारों को दर्शाता है। 2023 इंडेक्स से केवल 3 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न में प्रमोट किया गया था, जिसमें जेप्टो, इनक्रेड फाइनेंस और पोर्टर शामिल है। हुरून इंडिया की शुरुआत 2012 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। तो हेडक्वार्टर्स ऑफ हुरून इंडिया इज इन मुंबई, महाराष्ट्र। तो अभी 25 फ्यूचर यूनिकॉर्न्स हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है रैपिडो, पेपरबोट और डुंजो और कू, जिनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड रिकग्निशन। तो बिलान मीडिया, जो सोमालिया की एकमात्र महिला मीडिया टीम है, उन्होंने 2024 के लिए वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है। तो बिलान मीडिया, जो सोमालिया की पहली और एकमात्र सभी महिला पत्रकार टीम ने 2024 के लिए वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है। पिछले 2 वर्षों में उनकी साहसी रिपोर्टिंग को मान्यता देते हुए यह पुरस्कार वर्जित विषयों को संबंधित करने और सोमालिया में महिला पत्रकारों के लिए दरवाजा खोलने के लिए दिया गया है। बिलान की स्थापना 2021 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की गई थी और ये मेगादिशु में दलसान मीडिया समूह द्वारा संचालित है। पुरस्कार समारोह की मेजबानी रोन के फिलिप्स, वरिष्ठ संवाददाता ITV न्यूज लंदन द्वारा की गई। तो याद रखना है, वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसको दिया गया है? सोमालिया की बिलान मीडिया को, जो वहां की एकमात्र मीडिया कंपनी है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अवार्ड्स एंड रिकग्निशन न्यूज। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को अभी नेशनल अवार्ड दिया गया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना के अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के लिए कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार विवेक जोशी, जो सचिव हैं DFS, और दीपांक मेहता, जो अध्यक्ष हैं PFRDA, द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवार्ड के तहत 4.27 लाख से अधिक खाते खोले गए और फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान 86,350 खाते नामांकित किए गए। KVGF ने PFRDA द्वारा निर्धारित प्रति शाखा और औसतन 100 खातों के लक्ष्य को पार करते हुए औसतन 137 खाते प्राप्त किए। क्लियर? तो ये थी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 23 और 24 जून की, जो हमने कवर की। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने देखा IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में इबेरियन लिंक्स की स्थिति को संकटग्रस्त से बदलकर असुरक्षित कर दिया है। उसके बाद हमने देखा भारत ने बांग्लादेश नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा की शुरुआत की है। तो ई-मेडिकल वीजा सुविधा किसने स्टार्ट की है? भारत ने स्टार्ट की है। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। तो ये थी कुछ इंटरनेशनल न्यूज। उसके बाद हमने कुछ राष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट पार्शियली इंप्लीमेंट करेगी न्यू टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 26 जुलाई 2024 से। क्लियर? नेक्स्ट, उसके साथ साथ 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून प्रभावी होंगे और केंद्र ने एंटी पेपर लीक बिल कानून पास किया है, ताकि नीट और नेट जैसे एग्जाम्स जो लीक होते हैं उनके लिए बेसिकली चोरी को या पेपर जो लीक होते हैं उसको रोका जा सके। उसके अलावा राज्य सरकार में हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में नई पौधे की प्रजाति पाई गई और कोझिकोड को भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद हमने बैंकिंग एंड फाइनेंस से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा कि भारत पे इन्वेस्ट इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जा सके विद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ। मिरा एसेट्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने भारत का पहला EV ETF बेसिकली लॉन्च किया है। और उसके साथ साथ हमने देखी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट विच वाज पब्लिश बाय UNCTAD, जिसमें बताया गया कि भारत का FDI 2023 के लिए 43% तक घटा है। नेक्स्ट हमने बैंकिंग और वित्त समाचार देखे। बैंकिंग और वित्त समाचार में सबसे पहले हमने देखा 53rd GST काउंसिल मीटिंग। तो 53वीं GST काउंसिल मीटिंग कंडक्ट कराई गई है अभी निर्मला सीतारमण जी की लीडरशिप में। और कहां पर कंडक्ट कराई गई है? ये न्यू दिल्ली में। और सेम न्यूज हमने देखी कि भारत का FDI 43% तक गिरा है। उसके बाद हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा कि DHD ने पार्टनरशिप की है NDDB के साथ, ताकि बायो कंटेनर फैसिलिटी को अपग्रेड किया जा सके और रिपेयर वर्क्स पर काम किया जा सके। भारत 6G अलायंस देखा हमने, जो साइन किया गया G6 IA ऑफ यूरोप और G6 फ्लैगशिप ऑफ ओरू यूनिवर्सिटी फ्रांस के साथ, ताकि 6G इनोवेशंस को बढ़ाया जा सके। इंडो सिनेमा
कोनिमा जो न्यू फ्रेश वाटर डायमस जेनस है उसको अभी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट खेल समाचार से हमने देखा कि ओडिशा सरकार ने 2036 तक हॉकी इंडिया प्रायोजन को बढ़ाया है और हमने देखा कि वेटसरपन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। इंपॉर्टेंट डेज में हमने देखा विश्व वर्षापन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और उसके साथ साथ कूटनीतियों में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नियुक्तियां और इस्तीफा समाचार जिसमें हमने देखा मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। विधायक सी अन्ना पडुडू आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए और प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए डीजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट हमने रैंक एंड रिपोर्ट से कुछ देखे जिसमें हमने हुरून रिसर्च रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया जिसमें कुछ 25 यूनिकॉर्न्स को ड्रॉप आउट किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से हमने देखा बिलान मीडिया को अभी वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है और केवीजीबी ने रिसीव किया है नेशनल अवार्ड फॉर अटल पेंशन योजना। तो ये थे कुछ हमारे करंट अफेयर्स जो हमने जून के डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।